हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार और आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में शामिल किया गया है और यहाँ पे आपके सभी जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और ये जो टॉपिक है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि बिहार पुलिस है या टीचर वाला है, तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन, एक नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो ये ग्रहण किए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये ग्रहण किए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 51 तक है। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व राज्य के, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी वैधानिक शक्ति इसको प्राप्त नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अब महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ हम लोग, कि ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो कि 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 में है। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये अनुच्छेद 40 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है ये किया गया है अनुच्छेद 39 क में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में दिया गया। यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज ये है कि ये सारे जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 44, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे बच्चों के क्वेश्चन हमेशा छूटते ही छूटते हैं। ठीक है, तो ये रेयर केस में क्वेश्चन बनता है इस टाइप का। जैसे नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है रेयर बनते हैं और ये छूट जाते हैं बच्चों के क्वेश्चन। तो इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी सिद्धांत जो है उपयुक्त अंतर्निहित है। पहला है आर्थिक सिद्धांत, दूसरा सामाजिक, तीसरा प्रशासनिक। तो ये सभी सिद्धांत जो है इसमें अंतर्निहित है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना ये अनुच्छेद 350 में है। हिंदी को प्रोत्साहन देना यह अनुच्छेद 351 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनुच्छेद 350 में, हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है क्यों शामिल किया गया है? तो इसका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अगला प्रश्न, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो ये अभी पढ़े हम लोगों ने कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन है केटी शाह का। ये कथन किसका है? केटी शाह का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमें समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अगला है प्रश्न कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है,
ये किसमें दिया जाता है कल्याणकारी राज्य का आदेश? तो नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये वाद योग है, वाद योग नहीं है, और मौलिक अधिकार है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर में इंट्रोडक्शन में जाना था कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन जो है किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये वाला सही है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के पूरक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसको शामिल कर लेते हैं हम लोग कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में दिया गया है। यानी जो कमजोर वर्ग हैं उनके शिक्षा संबंधी और अर्थ संबंधी यानी पैसा संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि शिक्षा में विकास और उनके आमदनी में विकास की अभिवृद्धि जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है भाई? तो ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसमें सबका नहीं हो सकता, लेकिन कुछ के नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। अगला है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किसमें सन्निहित है भाई? तो ये सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है। अगला है प्रश्न समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये क्या है? तो ये है आपका आर्थिक अधिकार। ये क्या है? आर्थिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न वर्गों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान है। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य यानी पृथक्य जो है अलग होना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग चीजें। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया था। अगला है प्रश्न कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो कौन से भाग में सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों में, या कहिए कि भाग 4 में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। अगला जो है प्रश्न वो ये है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये संकेत करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कुछ 15 से 20 मिनट में आप लोग यहाँ का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित करीब 45 से 50 क्वेश्चन है, इसको आप लोग 2 बार या 3 बार इसको देख लीजिएगा तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा और फिर आपके एग्जाम्स में इससे बाहर क्वेश्चन 9 के ही बराबर आएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन नहीं है इनमें से? तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास जो है ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? तो ये जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन,
ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, जो मूल अधिकार में नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, यानी इसका किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ये ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है, ये समाजवादी माना जाता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है कि निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी जिलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, 1 किलो लिखा है। स्वशासन के प्रभावी एक जिले के रूप में ग्राम पंचायत का गठन जो है, ये सिद्धांत में शामिल है, गांधीवादी सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व जो है, ये राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ही है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये किसके लिए है? तो ये राज्य के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो है गोवा में लागू है, और ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 14 वर्ष तक की आयु के अनुसार। इसमें मौलिक अधिकार में मैंने इन सारी टॉपिकों को शामिल किया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, या बच्चों को कारखानों में या कहीं अन्य जगह पर किस उम्र तक के बच्चों को काम नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो वो गैर कानूनी है, यानी कानूनन जुर्म है। तो ये सब जो है ये हमने अभी मौलिक अधिकार में शामिल किया है। आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का वरीयता प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 42 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 39 में है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 39A में है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, अनुच्छेद 44 में कही गई है, एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 50 में सी बात कही गई है, अनुच्छेद 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो ये अनुच्छेद 51 का संबंध है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्ग को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है आपका अनुच्छेद 46 के तहत। इस तरह से इस टॉपिक का सारा प्रश्न जो है, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सब शामिल कर लिया गया है, और ये सभी जो है कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।